हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा पैथोलॉजी सेकेंड ईयर का पार्ट है जो हम सीओपीडी के अंदर पढ़ रहे थे। सीओपीडी का नेक्स्ट टाइप होता है एम्फाइसीमा, और एम्फाइसीमा के अंदर हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एम्फाइसीमा इज़ अबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे स्पेस विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, जो एयरवे से स्पेस होता है उसके अंदर डिस्टेंशन हो जाता है, और जो एल्वेलाई होती है लंग्स की वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ इरिवर्सिबल कंडीशन एसोसिएट विद डिस्निया एंड रिडक्शन ऑफ एयरवे। इट इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़। अगर एम्फाइसीमा की डिजीज़ की बात की जाए तो यह इरिवर्सिबल कंडीशन है जो डिस्निया और एयरवे के रिडक्शन के साथ स्टार्ट होती है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है लाइफ के अंदर और सीरियस कोज करती है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। द मोस्ट कॉमन कॉज आर स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, कंजेनाइटल डेफिशिएंसी। अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज कौन करता है एम्फाइसीमा, तो वो करता है स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन और कंजेनाइटल डेफिशिएंसी। कंजेनाइटल डेफिशिएंसी होती है जन्मजात होने वाली बीमारियाँ जो बच्चा जन्म से लेके आता है, जैसे कि आपका स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसेफेलस, माइक्रोसेफेली, एनेन्सेफेली। और नेक्स्ट इसमें अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट की बात की जाए तो इसमें काफ़ी डिजीज़ आती है जो कंजेनाइटली देखने को मिलती है, जैसे क्लिफ्ट लिप, क्लिफ्ट फ्लैट भी होती है। ये सब कंजेनाइटल डिजीज़ है जो आपकी बच्चा जो होता है वो जन्म के साथ लेके आता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर देखते हैं द मेजर इटियोपैथोजेनेसिस फैक्टर इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस में वो होता है एम्फाइसीमा। नेक्स्ट में इट इज़ ए अल्ट्रेशन इन द बैलेंस ऑफ प्रोटीएज एंजाइम एंड एंटी प्रोटीएज एंजाइम मैकेनिज्म। जो एम्फाइसीमा होता है ये क्यों होता है, इसमें अल्ट्रेशन होता है किसके अंदर, प्रोटीएज एंजाइम और एंटी प्रोटीएज एंजाइम के मैकेनिज्म में अल्ट्रेशन होने की वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीएज एंजाइम इन नेचुरली चेक बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटी प्रोटीएज एंजाइम लाइक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। जो एक्टिविटी होती है प्रोटीएज एंजाइम की वो हम चेक करते हैं एंटी प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, जिसका एग्जांपल है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं एम्फाइसीमा कैन अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोटीएज एंजाइम ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एंटी प्रोटीएज एंजाइम। जो एम्फाइसीमा होता है वो क्यों बढ़ता है, इंक्रीज कब होता है, इसकी एक्टिविटी कब बढ़ती है, जब प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति या डिफिशिएंसी हो जाती है एंटी प्रोटीएज एंजाइम की, तब ये बढ़ती है। उसके बाद इसकी एटियोलॉजी देखता है ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन द लंग्स अपीयर मोर वेलुएंस एंड विद द रिड्यूस एड्स के माइक्रोस्कोप शो डायलेशन एयर स्पेस विद डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई। अगर माइक्रोस्कोप से इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो एल्वेलाई डायलेट नज़र आएगी, डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी और एयरवे स्पेस के अंदर डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए अगर इसके, तो उसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को डिस्निया होगा, यानी कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। कफ विद स्पुटम, कफ जो होता है खांसी आएगी, उसको स्पुटम के साथ खांसी आएगी। नेक्स्ट के अंदर हेमेप्टाइसिस होएगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। हेमेप्टाइसिस का मतलब होता है स्पुटम के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम हेमेप्टाइसिस। और उसके बाद नेक्स्ट हम टैकीकार्डिया देखते हैं पेशेंट के अंदर, टैकीकार्डिया और टैकीपेनिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ना और टैकीपेनिया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना। तो दोनों चीज़ें इस पेशेंट के अंदर बढ़ी हुई मिलेगी, और साथ में पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, यानी हार्ट जल्दी जल्दी पाल्पेट करेगा। और उसके अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, यानी कि ब्लू कलर की स्किन हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि एल्वेलाई के अंदर एयरवे का एक्सचेंज होता है, तो एल्वेलाई में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया के कारण पेशेंट के कलर, स्किन का कलर ब्लू कलर का हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइनोसिस। और बैरल चेस्ट एक्सरे देखने को मिलेगा, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है चेस्ट का वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं बैरल चेस्ट एक्सरे। ये मोस्ट कॉमन साइन है एम्फाइसीमा का। तो ये था हमारा एम्फाइसीमा। और एम्फाइसीमा के बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर नेक्स्ट पोर्शन के अंदर नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कैसे एक पेशेंट के अंदर एम्फाइसीमा हो रहा है और इसके पैथोजेनेसिस कैसे हुई है, ये सब चीज़ हमने इसके अंदर देखी है। तो नेक्स्ट के अंदर दोबारा हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं।
पेशेंट को अगर डिस्निया हो रहा है तो हमें क्या करना होता है, अगर पेशेंट को डिस्निया हो रहा है यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो नर्सिंग एक्शन क्या होता है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पेशेंट को हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, जो है ऑक्सीजन बाय मास्क दो या ऑक्सीजन बाय नेजल कैथेटर या नेजल कैनुला दो या रीब्रीथिंग मास्क से दें, नॉन ईथर मास्क से देना होता है या फिर वेंचुरी मास्क की भी हम दे सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो देते हैं डिस्निया के अंदर वो हम देते हैं फेस मास्क से। नेक्स्ट के अंदर कफ विद स्पुटम होता है, पेशेंट को खांसी आती है साथ में स्पुटम, तो इस तब ऐसा होता है तब पेशेंट को हमें स्पुटम पॉट जो होता है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराना होता है। और नेक्स्ट हेमेप्टाइसिस होता है, ये भी हम बोलते हैं इसको स्पुटम इन ब्लड के साथ अगर स्पुटम आ रहा है तो हेमेप्टाइसिस। ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या करना होता है, पेशेंट को स्पुटम पोर्ट प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट टैकीकार्डिया होता है, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ती है तो स्पायरोमेट्री से हमें हार्ट रेट को चेक करना होता है, पेशेंट की SpO2 चेक करना होता है और पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट टैकीपेनिया में रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट की अगर बढ़ रही है तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है और साथ में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट पाल्पिटेशन हो रहा है पेशेंट को तो उस कंडीशन में हमें कार्डियक मॉनिटर में पेशेंट को मॉनिटरिंग करनी होती है, लगातार मॉनिटरिंग करनी होती है कंटिन्यूसली। और नेक्स्ट साइनोसिस हो रहा है तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना होता है। और बैरल चेस्ट एक्सरे ये हमें एक्सरे के अंदर देखने को मिलेगा। तो इन कंडीशंस के अंदर पेशेंट को हमें एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट के अंदर हम इसका देखते हैं दोबारा इसका कैसे इसकी पैथोजेनेसिस होती है, एटियोपैथोजेनेसिस कैसे होती है। तो इसमें देखते हैं द मोस्ट कॉमन कॉज एयर पोल्यूशंस, स्मोकिंग और कंजेनाइटल डिफिशिएंसी। मान लो किसी पेशेंट को अगर लॉन्ग समय से स्मोकिंग कर रहा है तो उस पेशेंट के अंदर लंग्स के अंदर क्या होएगा, जाके जो वो स्मोकिंग है वो आपके लंग्स के अंदर लंग्स के एलुलाई को डिस्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगी जिससे आपके एम्फीसेमा हो जाएगा। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन के कारण हो सकता है और कंजेनाइटल डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। मान लो कंजेनाइटल डेफिशिएंसी हो ही है, बच्चों के अंदर टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट होया है, TOF हुआ है उसके अंदर, और नेक्स्ट उसके अंदर RDS हो गया, मान लो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हम HMD भी बोलते हैं। अगर ऐसी बीमारी बच्चों के अंदर हो रही है तो ये बीमारी आगे चल के बच्चों के अंदर एम्फीसेमा कॉज कर सकती है। नेक्स्ट अगर इसके एंजाइम की बात की जाए तो कौन से एंजाइम के इम्बैलेंस के कारण होता है, तो वो होता है प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज एंजाइम के इम्बैलेंस के कारण ये बीमारी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाए तो प्रोटीएज एंजाइम का एग्जांपल कौन सा होता है, तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इसका एग्जांपल होता है। एम्फीसेमा कैन अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। जो एम्फीसेमा होता है एंटी प्रोटीएज एंजाइम की एक्टिविटी के बढ़ने के कारण देखने को आपको मिल सकता है। जब आप इसका ग्रॉस एग्जामिनेशन करोगे तो आपको एल्वुलाई जो होती है वो डायलेट दिखेगी, डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी और एयरवे स्पेस के अंदर डायलेटसन आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी डेफिनेशन एक बार और देखते हैं हम, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। एम्फीसेमा अबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ एयरवे स्पेस विद द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वुलाई। एयरवे स्पेस के अंदर अबनॉर्मल आपको यहाँ पर डायलेशन देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन या डायलेशन देखने को मिलेगा और साथ में आपकी जो एल्वुलाई है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इट इज़ ए इरिवर्सिबल कंडीशन एसोसिएट विद द डिस्निया एंड डिटेक्शन ऑफ एयरवे और इट इज़ ए स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़। अगर एम्फीसेमा की बात की जाए तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, इसके अंदर डिस्निया होता है साथ में एयरवे डिटेक्शन होता है और ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है यानी धीरे धीरे होने वाली डिसऑर्डर है। तो ये हमारा एम्फीसेमा था। इसके हमने डेफिनेशन देख ली, पैथोजेनेसिस देख ली, एटियोलॉजी देख ली और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देख लिया और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर हमने देख लिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है COPD के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा पैथोजेनेसिस के अंदर यानी पैथोलॉजी के अंदर सेकेंड ईयर का COPD के हम पार्ट पढ़ रहे थे, उसके टाइप पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था COPD के फर्स्ट टाइप के अंदर ब्रोंकाइटिस पढ़ लिया था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बाद इसका नेक्स्ट टाइप होता है एम्फीसेमा जो आज हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट इसके बाद आएगा इसका नेक्स्ट टाइप ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, इसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है एयरवे का, जिसमें क्या होता है हाइपर रेस्पॉन्स, म्यूकोजल एडिमा, एक्सेसिव कफ, डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस, विजिंग साउंड आपको देखने को मिलेंगे। एक पेशेंट जिसको अस्थमा हो रहा है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा क्योंकि अस्थमा क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है
जिसके अंदर हाइपर रिजोनेंस साउंड आपको देखने को मिलेगा, विजनिंग साउंड आपको देखने को मिलेगा, साथ में चेस्ट के अंदर टाइटनेस देखने को मिलेगी। तो ये सब इसके अंदर हम देखने को मिलेंगे। अगर टाइप की बात की जाए ब्रोंकियल अस्थमा की, तो टाइप के अंदर हमें एलर्जिक अस्थमा देखने को मिल सकता है और नॉन एलर्जिक अस्थमा देखने को मिल सकता है। एलर्जी अस्थमा एलर्जी के कारण होएगा, जो आउटसाइड ऑफ बॉडी से होएगा। नॉन एलर्जी अस्थमा होगा वो इनसाइड बॉडी के अंदर होगा, रेस्पिरेटरी फैक्टर इसको कोज करेगा। इटियोलॉजी इसकी देखेंगे हम तो इसमें जेनेटिक कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, एलर्जी के कारण भी हो सकता है। जैसे कोई एलर्जन आएगा, WBC के पास स्टिमुलेट होगी मास्ट सेल और केमिकल मीडिएटर जो होता है हिस्टामिन वो रिलीज होएगा, जिससे अर्ली फेज के अंदर मैकेनिकल स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होएगा, जिससे एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन होएगा। उसके बाद म्यूकोजल एडिमा हो जाएगा। लेट फेज के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होएगी, जिसके बाद एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रोंकियल अस्थमा को कोज करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। तो अभी हमारा ये एम्फीसीमा आज यहीं तक था। एम्फीसीमा आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच।